प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस लेक्चर में। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मानव का नर जनन तंत्र। मैंने पिछली वीडियो में आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है वो समझाया है, मादा जनन तंत्र के बारे में समझाया है। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। तो अब आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। आइए बात करते हैं नर जनन तंत्र के ऊपर। देखिए, मैंने आपको समझाया था कि जो प्राणी होता है वो अपने ही समान संतान को उत्पन्न करता है ताकि उसका वंश बचा रहे, उसके वंश का काल क्रम बना रहे। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसका वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए मनुष्य को जनन की क्रिया करना पड़ता है, अर्थात जन्म देना पड़ता है। तो जो जनन होता है बच्चों, वो दो प्रकार का है। एक है लैंगिक और एक है अलैंगिक। ठीक है, एक जनन जो होता है वो होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। तो अलैंगिक के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, लैंगिक के बारे में पढ़ना है। और लैंगिक जनन में मैंने आपको समझाया था कि दो विपरीत लिंग वाले, ठीक है, दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे एक नर और एक मादा, एक नर और एक मादा। अब ऐसे में होता क्या है समझिए। ऐसे में मैंने आपको समझाया था मादा जनन तंत्र में भी कि नर के पक्ष से शुक्राणु आता है, ठीक है, और मादा के पक्ष से क्या आता है, अंडाणु आता है। ठीक है, मादा के पक्ष से अंडाणु आता है। और जो शुक्राणु होता है बच्चों, ये एक प्रकार का नर युग्मक कहलाता है। ठीक है, ये नर युग्मक कहलाता है। और जो अंडाणु होता है ये मादा युग्मक कहलाता है, मादा युग्मक कहलाता है। और इसी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, इसी नर और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में हम जाइगोट भी कहते हैं। और यही युग्मनज आगे चल कर के भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाता है और बाद में यह भ्रूण शिशु के रूप में जन्म ले लेता है। ठीक है, शिशु के रूप में जन्म ले लेता है। और मैंने बताया भी था कि यह भ्रूण 9 महीने पश्चात, अर्थात 9 माह पश्चात शिशु के रूप में जन्म ले लेता है। तो आखिर ये भ्रूण 9 माह तक किसी स्त्री के गर्भ में, अर्थात माँ के गर्भ में क्या करता है, तो मैंने आपको समझाया था कि इस भ्रूण में वृद्धि एवं विकास चलता है। जैसे ये भ्रूण है समझिएगा, तो इसी भ्रूण में वृद्धि एवं विकास चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके हाथ, ऐसे इसके पैर, ठीक है, और ऐसे इसके हेड। ठीक है, अर्थात शरीर के जितने भी पार्ट होते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, वो सारे पार्ट डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जनन की क्रिया करने के लिए मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का होना तो जरूरी है, ये है, साथ में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का भी होना जरूरी है। और मादा जनन तंत्र में मैंने समझाया है कि अंडाणु किस तरीके से कार्य करता है। और इस लेक्चर में बच्चों शुक्राणु के बारे में बात करना है, नर युग्मक के बारे में बात करना है कि आखिर शुक्राणु कहाँ पर पाया जाता है और किस तरीके से जनन की क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। अब देखिए, चूँकि हम लोग नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं तो नर जनन तंत्र को ही ध्यान में रख करके मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपने मादा जनन तंत्र नहीं देखा है तो आप वीडियो के सेक्शन में जा कर के मादा जनन तंत्र देख सकते हैं। अब नर जनन तंत्र में बच्चों होता ये है कि जो नर होते हैं उनके अंदर दो हार्मोन की वजह से, ठीक है, एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, और एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन, एंड्रोजन। ये दो हार्मोन ऐसे हैं बच्चों जिसकी वजह से क्या होता है कि पुरुषों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण आने का मतलब क्या है कि दाढ़ी मूछ का आना, शुक्राणु को बनना और भी तमाम सारे परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अर्थात संतान को उत्पन्न करने के लिए, पिता बनने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए बॉडी में, वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। और यही हार्मोन क्या करते हैं, शुक्राणु को बनाते हैं। तो अब जरा सा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, दरअसल शुक्राणु बनता कहाँ पर है, किस तरीके से जनन की क्रिया में सहायता करता है। तो वास्तव में बच्चों पुरुषों के अंदर क्या होता है, वृषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है। और वृषण के अंदर ही क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, वृषण के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। देखिए
शरीर के जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, वो सारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हृदय अंदर पाया जाता है, पाचन तंत्र अंदर पाया जाता है, फेफड़ा अंदर पाया जाता है, ठीक है, छोटी आंत बड़ी आंत अंदर पाई जाती है, मस्तिष्क अंदर पाया जाता है। लेकिन स्त्रियों और पुरुषों में कुछ अंग ऐसे होते हैं जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं। जैसे पुरुष का वृषण शरीर के बाहर पाया जाता है, ऐसे ही आप मादा में देखेंगे तो स्त्रियों के अंदर जो स्तन होता है वो बाहर पाया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। इसका कारण ये है कि स्त्री के स्तन में ही क्या होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, और इन दुग्ध ग्रंथियों में क्या होता है, दुग्ध का निर्माण होता है। ठीक है, दुग्ध का निर्माण होता है। और अगर यह अंग जो है शरीर के अंदर पाया जाता है तो शरीर के तापमान के बराबर इसका भी तापमान रहता है। तो इस दशा में दुग्ध ग्रंथियों में दूध का निर्माण नहीं हो पाता है। तो दूध का निर्माण हो पाए इसीलिए इसका तापमान शरीर के तापमान से कुछ कम होना चाहिए। इसी वजह से ये शरीर के बाहर पाया जाता है। ऐसे देखेंगे पुरुषों में जो वृषण होता है, इस वृषण के अंदर ही शुक्राणु बनते हैं। अगर यह वृषण शरीर के भीतर पाया जाता है तो शरीर के तापमान के बराबर इसका तापमान हो जाता है और शुक्राणु यहाँ पर बन नहीं पाते। शुक्राणुओं के बनने की दशा अनुकूल नहीं हो पाती, शुक्राणु नष्ट हो जाते। इस वजह से ये बाहर पाया जाता है ताकि इसका तापमान शरीर के तापमान से कुछ कम हो और यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया कि क्यों बाहर पाया जाता है। अब थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो आपको याद रखना है बच्चों कि जो वृषण होता है, ठीक है, इसी के अंदर बनते हैं क्या बताइए, शुक्राणु। इसी के अंदर क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, शुक्राणु बनते हैं। चलिए मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये दिखाया गया है कि ये है वृषण, है ना, और ये एक प्रकार का संवेदनशील अंग होता है। तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए वृषण कोश नामक एक झिल्ली होती है जो बाहर से इसको चारों तरफ से घेर के रखती है। ठीक है, इसको सुरक्षा प्रदान करती है। और इसी में क्या होता है, इसी में बनते हैं शुक्राणु। ठीक है, इसी में क्या बनेंगे, इसी में बनते हैं शुक्राणु, अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, और जब शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है तो वो शुक्रवाहिनी की मदद से कहाँ पर आते हैं, वो आते हैं शुक्राशय में। कहाँ पर आते हैं बताइए, शुक्राशय में। ये देखिए, ठीक है, ये रहा वृषण, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण हुआ और शुक्राणु जब बन गए तो क्या हो रहे हैं, शुक्रवाहिनी की मदद से चले आते हैं शुक्राशय में। अब जो शुक्राशय होता है बच्चों, ये एक प्रकार का तरल और चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है यानी बाहर की तरफ निकालता है। और वह तरल और चिपचिपा पदार्थ जो होता है वो शुक्राणुओं को तैरने में सहायता प्रदान करता है। जिस तरीके से मछली पानी में अच्छे से तैर पाती है, ऐसे ही शुक्राणु बहुत ही छोटी संरचना होती है, सूक्ष्मदर्शी पे दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको आगे चलने के लिए इसके पास पैर नहीं होते हैं, तो ये तैर करके ही चलता है। तो तैर करके ये तरल चिपचिपा पदार्थ में ही चल पाता है, जो कि निकाला जाता है किसके द्वारा बताइए, शुक्राशय के द्वारा। मतलब यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण हुआ, शुक्रवाहिनी से होता हुआ वह आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, जो तरल चिपचिपा पदार्थ शुक्राशय के द्वारा निकाला जा रहा है, इसी के माध्यम से तैरता हुआ शुक्राणु क्या करता है, ठीक है, इसी के माध्यम से तैरता हुआ शुक्राणु क्या करता है, यहाँ पर फिर से एक बार आपको समझाते हैं। देखिए कि यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण हुआ था, शुक्राणु इस नली से आगे इस तरीके से बढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ने पर ये प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है, ये प्रोटेस्ट ग्रंथि और शुक्राशय ये दोनों मिलकर के तरल चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं। ठीक है, और दोनों मिलकर के जब तरल चिपचिपा पदार्थ स्रावित करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों के पदार्थ के स्रावित होने से जो है अब वो शुक्राणु तैरने लगेगा। अच्छा, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर उसका निर्माण हुआ और इस तरीके से जब वो आगे बढ़ा तो वो यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर तरल चिपचिपा पदार्थ है, जब ये दोनों मिले तो मिलने से उसके तैरने अर्थात उसके चलने के लिए सहायता मिल गई। अब वो सहायता जब प्राप्त कर लेगा तो वो इस तरीके से क्या करता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। बाहर की तरफ जब निकल जाता है तो बाहर की तरफ निकलने पर क्या होता है, होता ये है कि अब यही जो नर युग्मक है जिसका नाम शुक्राणु है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मादा युग्मक से मिल जाएगा। ठीक है, मादा युग्मक से, और जिसका क्या नाम होता है, अंडाणु नाम होता है। तो इन्हीं दोनों के मिलने से क्या होगा, मैंने आपको समझाया था कि युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, और युग्मनज से ही क्या बनेगा बताइए, भ्रूण बन जाएगा, और भ्रूण से क्या होगा बताइए, शिशु का निर्माण हो जाएगा। और इस तरीके से जो है जनन की क्रिया होती है। तो इसमें हमको यही समझना था। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो
तो इसमें समझाया मैंने ये कि ये टेस्टिस है, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होगा। शुक्राणु इस तरीके से शुक्रवाहिनी से होता हुआ आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ करके शुक्राशय तक आएगा। प्रोटेस्ट ग्रंथि एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकालेगी जो कि क्षारीय होता है, वो उसको शुक्राणुओं को तैरने में सहायता प्रदान करेगी और वो इस तरीके से बाहर की तरफ निकल जाएगा, है ना। और निकलने पर क्या होगा कि जो शुक्राणु है जब अंडाणु अर्थात मादा युग्मक से मिलेगा तो वो युग्मनज बनाएगा और युग्मनज आगे चल कर के भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा और भ्रूण बाद में शिशु का रूप धारण कर लेगा और इस तरीके से उसका क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। तो इस तरीके से नर जनन तंत्र को समझा जाता है। इसके बारे में तो बहुत सारा विस्तार है जो कि आपको कक्षा 12 में पढ़ने को मिलेगा, तो मैं उतना ही बताता हूँ जितना आपके बुक में दिया है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल से हम लोग 12 वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं।